गाइस, टॉपिक है हमारा कंडीशंस। शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजैक्शंस में जब आप एम्प्लॉइज को ये कहते हो कि भाई हमारे लिए कोई काम करो, 3 साल हमारे लिए रुको तो हम आपको शेयर्स देंगे। तो शुरू शुरू में ना एक सिर्फ एक सर्विस कंडीशन कि 3 साल काम कर लो, 4 साल काम कर लो, छोड़ के नहीं जाना। तो शुरू शुरू में यूजली ये वाला एक कंडीशन एग्जिस्ट करती होती थी। जैसे जैसे थोड़ा टाइम गुजरा तो लोगों को लगा यार कि अगर कंपनी ने शेयर्स ही ऑफर करने हैं अपने एम्प्लॉइज को, सैलरी लैदा ले रहे हैं, सब कुछ लैदा ले रहे हैं, बेनिफिट्स और शेयर्स भी ले रहे हैं, तो साथ में कुछ और कंडीशंस भी अटैच कर देनी चाहिए। जैसे प्रॉफिट्स के टारगेट्स पूरे करो, इतने प्रॉफिट्स पे लेके जाओगे तो शेयर्स मिलेंगे, सेल्स का टारगेट पूरा करो, आप हमारी कंपनी के मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर जो है वो $50 से ऊपर जाएगी तो शेयर मिलेंगे। तो कंपनीज ने डिफरेंट तरह की कंडीशंस रखना शुरू कर दी इंप्लॉइज के सामने कि पेमेंट मिलेगी, शेयर्स मिलेंगे, लेकिन अगर कंडीशंस पूरी करोगे तो। अब इन कंडीशंस का क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें सबसे पहले यह बात समझनी है कि कंडीशंस जो है ये दो तरह की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस। पहला वेस्टिंग कंडीशंस और दूसरा नॉन वेस्टिंग कंडीशंस। अब अगर ये कंडीशंस दो तरह की होती हैं तो सर ये कौन सी कंडीशंस हैं? वेस्टिंग कंडीशंस नॉन वेस्टिंग कंडीशंस में फर्क यह है कि वेस्टिंग कंडीशंस वो कंडीशन है जो इंप्लॉई फुलफिल करेगा तभी उसे शेयर्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। इंप्लॉई हैज टू फुलफिल इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट। या तो ऐसी कंडीशन है जो इंप्लॉई को फुलफिल करनी है, या फिर सर्विस ऑफ इंप्लॉई की कंडीशन है कि इंप्लॉई 3 साल रुकेगा, 2 साल रुकेगा, छोड़ के नहीं जाएगा। तो ये जो कंडीशंस हैं, अगर ये पूरी करेगा इंप्लॉई को शेयर्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। वेस्टिंग कंडीशंस इंप्लॉई हैज टू फुलफिल इन ऑर्डर टू गेट शेयर्स। ये वेस्टिंग कंडीशंस है। वेस्टिंग कंडीशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिफरेंट है। नॉन वेस्टिंग कंडीशन क्या है? ऐसी कंडीशन जिसका ताल्लुक इंप्लॉई को शेयर्स मिलने या ना मिलने से नहीं है। यानी ये कंडीशंस पूरी हो या ना हो, इस चीज का डिसीजन का कोई इंपैक्ट नहीं है शेयर्स मिलने पे। इसका मतलब है शेयर्स उसे मिल जाएंगे इस कंडीशन को पूरे किए बगैर। इस कंडीशन को देखेंगे नहीं वो शेयर्स देने से पहले। तो ये क्वालिफिकेशन ऑफ शेयर बेस्ड पेमेंट से रिलेटेड भी नहीं है कंडीशंस, और नॉट रिलेटेड टू सर्विस ऑफ एम्प्लॉइज, और एम्प्लॉय की सर्विस से रिलेटेड भी नहीं है। ओके सर, कैसे नहीं है सर? एम्प्लॉय से सर्विस से रिलेटेड एग्जांपल दें, कोई एक एग्जांपल। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि जब शेयर्स एम्प्लॉइज को मिल जाएंगे तो वो एम्प्लॉय 2 साल शेयर्स बेचेगा नहीं। एम्प्लॉय कैन नॉट सेल शेयर्स आफ्टर क्वालिफाइंग। देखो, आप क्वालिफाई तो कर चुका हो पहले ही इस कंडीशन के बगैर। एम्प्लॉय हैज टू रिटेन these shares for 3 years, for 4 years, for 2 years, has to retain shares for 1 year, 2 year, अब वो डिपेंड करता है। हैज टू रिटेन फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम मैं लिख रहा हूं। तो इस तरह की कंडीशंस जिस का कोई ताल्लुक नहीं है क्वालिफिकेशन से, काम पूरा करने से, रिटेन शेयर्स फॉर सर्टन टाइम। इसका मतलब यह है कि वेस्टिंग पीरियड था आपका 3 साल का। एम्प्लॉय को आपने कहा 3 साल छोड़ के नहीं जाना, तो जो छोड़ के चला गया उसे शेयर्स नहीं देंगे। जो जो रुका रहा, 3 साल बाद वो क्वालिफाई हो गया, आपने उसे शेयर्स दे दिए। अब चाहे छोड़ जाए, लेकिन ये 1 साल तक बेच नहीं सकता। ये वो शेयर्स हैं जो मार्केट में ट्रेडेबल ही नहीं है 1 साल तक। सो ही हैज टू रिटेन दिस फॉर अनदर 1 ईयर। तो इसका कोई ताल्लुक तो नहीं है शेयर्स मिलने या ना मिलने से, सर्विस कंडीशन से। वी कॉल देम कि ये नॉन वेस्टिंग कंडीशन। इनका क्या ट्रीटमेंट है समझेंगे, लेकिन पहले क्लासिफिकेशन समझो। अब वेस्टिंग कंडीशन जो है ये आगे 3 तरह की टाइप्स में डिवाइडेड है। वेस्टिंग कंडीशंस 3 टाइप्स में डिवाइडेड है। वेस्टिंग कंडीशन वो कंडीशन जो इंप्लॉय को फुलफिल करनी इन ऑर्डर टू गेट शेयर्स। इन कंडीशंस को हमने बांट दिया कि ये नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन भी हो सकती हैं और ये मार्केट रिलेटेड कंडीशन भी हो सकती है। और एक थर्ड टाइप भी है विच इज सर्विस कंडीशन। अच्छा, मैंने सेपरेट क्यों नहीं बनाई? क्योंकि ट्रीटमेंट जो है वो दोनों मार्केट रिलेटेड कंडीशंस का और ये वाली कंडीशंस का सेम है। वेस्टिंग कंडीशंस को परफॉर्मेंस कंडीशंस भी कहते हैं, दैट एम्प्लॉय हैज टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस कंडीशंस ये मार्केट रिलेटेड परफॉर्मेंस कंडीशंस हैं, एम्प्लॉय हैज टू परफॉर्म। परफॉर्मेंस से ताल्लुक है इसका। जी सर, मार्केट रिलेटेड परफॉर्मेंस कंडीशंस, तो इनको परफॉर्मेंस कंडीशंस का नाम भी हम देते हैं।
ओके सर, फाइन है, समझ आ गया, नाम में क्या रखा है, अभी समझाएं कि ट्रीटमेंट क्या है। सर्विस कंडीशन और नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन का सेम ट्रीटमेंट है। एग्जांपल्स पहले समझो। सर्विस कंडीशन क्या है? 3 इयर्स आपने छोड़ना नहीं है कंपनी को, 3 इयर्स काम करना है, 2 इयर्स काम करना है, तो ये क्या होगी गाइस? सर्विस कंडीशन कि छोड़ के नहीं जाना, यू हैव टू सर्व फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। अब इसमें परफॉर्मेंस नहीं है, काम बस रुका रहे, चाहे अच्छा काम कर रहा है चाहे बुरा काम कर रहा है, बस रुका रहे, 3 साल पूरे हो जाएंगे तो शेयर्स मिल जाएंगे जैसे सबको मिलेंगे, तो ये सर्विस कंडीशन है। नॉन मार्केट कंडीशंस ऐसी कंडीशंस हैं जिसका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से ताल्लुक नहीं है। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, उस कंपनी का एक शेयर है जिसकी प्राइस चल रही है मार्केट में, कभी ज्यादा कभी कम, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। अब ये जो कंपनी है, इसकी शेयर प्राइस से ताल्लुक नहीं है हमारी कंडीशंस का। इसका मतलब है दो तरह की कंडीशंस है, मार्केट रिलेटेड, नॉन मार्केट। मार्केट रिलेटेड कंडीशंस ऐसी कंडीशंस जो लिंक्ड है, किसके साथ लिंक्ड है जी? जो लिंक्ड है, किसके साथ लिंक्ड है? टू द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर के साथ लिंक है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है, आप कहते हैं यार कि मिनिमम कितना इंक्रीज आना चाहिए इन शेयर होल्डर्स रिटर्न इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस, इन टर्म्स ऑफ शेयर प्राइस। आपने कहा यार कि शेयर प्राइस मिनिमम 20 रुपए से बढ़नी चाहिए, मिनिमम 40 रुपए से बढ़ेगी तब शेयर्स देंगे, $50 से बढ़ेगी तो शेयर्स देंगे, एक प्राइस है जिससे बढ़ेगी तो शेयर्स देंगे, ये बातें कर रहे हैं आप। सो गाइस, शेयर की प्राइस का टारगेट दे दिया आपने। आपने कहा यार शेयर की प्राइस अगर 20 से ऊपर जाएगी तो आपको शेयर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो एम्प्लॉई ने 3 साल काम करना है और इन 3 सालों में शर्त यह रख दी गई है कि शेयर की प्राइस $20 से ऊपर जाएगी तो शेयर मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ये जो कंडीशंस हैं जिसका ताल्लुक डायरेक्टली मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से है, वी कॉल देम मार्केट रिलेटेड कंडीशंस। और जिनका मार्केट वैल्यू शेयर से ताल्लुक नहीं है, उनको कहते हैं नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशंस। मसलन प्रॉफिट्स का टारगेट, कि प्रॉफिट इतना अचीव कर लोगे तो शेयर्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। सेल्स का टारगेट, सेल्स की ग्रोथ का टारगेट, प्रॉफिट की ग्रोथ का टारगेट, कॉस्ट रिडक्शन का टारगेट, कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का टारगेट। मार्केट में शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं आप, मार्केट में शेयर्स फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट कर लिए अगर आपने शेयर्स, पहली दफा शेयर्स इशू कर रहे हैं, अगर आपने सक्सेसफुल इशू कर लिए तो शेयर्स मिलेंगे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर सेल्स बढ़ेगी तो अल्टीमेटली तो शेयर की प्राइस बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली तो शेयर की प्राइस बढ़ती है, तो ये भी तो शेयर प्राइस से लिंक हुआ। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टली मार्केट वैल्यू शेयर के ऊपर लिंक करना, इनडायरेक्टली तो हर चीज इफेक्ट करेगी शेयर की प्राइस को। सो इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली जिस कंडीशन में मार्केट वैल्यू शेयर का जिक्र हुआ, टारगेट हुआ, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर की मूवमेंट के टारगेट हुए कि ये इतनी मूवमेंट आएगी तो शेयर मिलेंगे, वी कॉल देम मार्केट रिलेटेड कंडीशन। सिंप्लीफाई करूं तो ये आपके सामने है, a condition that relate to share price, condition any other condition is a non market condition। तो ये डेफिनेशन है इसकी। डन। अब हमने एग्जांपल्स भी लिखी हुई हैं, आप लोगों के सामने नजर आ रही हैं आप, तो हमें पता चल गया कि किस तरह की कितनी तरह की कंडीशंस होती हैं, मार्केट रिलेटेड कौन सी है, नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन कौन सी है। अब जब आपको ये पता चल गया है कि ये कंडीशंस कौन सी हैं, तो अब नेक्स्ट काम क्या करना है आपने? सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है इनका? सर्विस कंडीशंस और नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशंस का ट्रीटमेंट सेम है, इसलिए मैं इकट्ठा ही पढ़ाऊंगा इन्हें। तो ट्रीटमेंट इन दोनों का सेम है, लेकिन वैसे स्टैंडर्ड कहता है कि ये 3 तरह की कंडीशंस है, वेस्टिंग कंडीशन, सर्विस कंडीशन, परफॉर्मेंस कंडीशन, जो कि मार्केट रिलेटेड भी है नॉन मार्केट रिलेटेड भी है। सो वी कॉल देम परफॉर्मेंस कंडीशंस। इतनी बात अगर समझ आ गई है तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने का टाइम हुआ चाहता है। सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है सर? सर कैलकुलेशंस आप करके आए हुए हैं। जो नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशंस हैं, इनको आपने, फॉर्मूला था एक, फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शेयर ऑप्शन प्लान एम्प्लॉइज के साथ जो आप कैलकुलेशन करते हैं? तो नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट लेंगे आप लोग, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, मल्टीप्लाई बाय, जी सर, मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट आप यही लेते हैं, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांट डेट आप ये लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय टाइम रेशो। अब बड़ा मजेदार सा काम होने लगा। आप मुझे बताएं कि जो लोग सर्विस कंडीशन पूरी नहीं करते, हमने उन्हें कहा 3 साल काम करो, जो छोड़ गया, मुझे बताएं आप उनको कहां पे ट्रीट करते हैं, कौन से वेरिएबल में ट्रीट करते हैं? कैलकुलेशन के 3 वेरिएबल्स हैं,
पहला वेरिएबल, दूसरा वेरिएबल, तीसरा। आप मुझे बताएं अगर कोई छोड़ गया है तो कौन सी चीज एडजस्ट होती है इस फॉर्मूले में, आप बताएं। तो आंसर है सर कि फर्स्ट चीज एडजस्ट होती है। सर कैसे एडजस्ट होती है ये भी जरा समझें। सर ये ऐसे एडजस्ट होती है कि जो छोड़ गया है, यानी कंडीशन पूरी नहीं की उसने, पक्का हो गया, उसको कैलकुलेशन से निकाल देते हैं, नंबर ऑफ ऑप्शंस कम कर देते हैं। हम कहते हैं भाई तेरी ऑप्शंस तो गई, तेरे लिए हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रोबेबिलिटी कि कितने छोड़ जाएंगे, जो छोड़ जाएंगे यानी जो मुझे लग रहा है ये कंडीशन पूरी नहीं करेंगे, उनके साथ भी आप यही काम करने वाले हो। उनके साथ भी आप यही काम करने वाले, और क्या काम करने वाले हैं उनके साथ, आप उन्हें भी कैलकुलेशन से निकाल देते हैं। इसका मतलब यह है प्रोबेबिलिटी कि नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन प्रॉफिट के टारगेट्स पूरे नहीं करेंगे, सेल के टारगेट पूरे नहीं करेंगे, अर्निंग पर शेयर के टारगेट पूरे नहीं करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी कंडीशंस, नॉन मार्केट कंडीशन पूरी नहीं होगी, सर्विस कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो जो नहीं कर रहा पूरी, जो नहीं कर पाएगा पूरी, उन सबको इधर एडजस्ट करना है। तो यार प्रोबेबिलिटी इधर एडजस्ट होगी, इट विल बी एडजस्टेड इन नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, कि कितनी प्रोबेबिलिटी है पूरा होने की, ये नंबर ऑफ ऑप्शंस इसकी वजह से चेंज होती रहेंगी। नंबर ऑफ ऑप्शन चेंज होंगी तो अल्टीमेटली आपका जो टोटल आंसर है वो भी चेंज होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंस को बढ़ा भी सकती है, एक्सपेंस को कम भी कर सकती हैं। इसका मतलब है इनकी प्रोबेबिलिटी के चेंज होने के साथ इनकम एक्सपेंस बुक हो सकता है पीएनएल में। नॉर्मली एक्सपेंस बुक हो रहा होता है, लेकिन अगर ऑप्शन इतनी रिड्यूस कर जाएं तो इनकम भी बुक हो सकती है। पहले आप एक्सपेंस ज्यादा बुक करके बैठे हुए हैं, बाद में कम बुक करना पड़ जाए। सो इन अदर वर्ड्स नंबर ऑफ ऑप्शन जीरो हो सकती है। अगर मुझे लगे कोई भी बंदा टारगेट पूरा नहीं कर रहा तो ये जीरो। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो भी है 5 सपोज कर रहा हूं। टाइम रेशो सपोज करते हैं ये 3 ईयर था आउट ऑफ 5, तो कैलकुलेशन जीरो पे चली जाएगी। अब आपने सेम कैलकुलेशन पिछले साल भी की होंगी ईयर 2 में, यहां पे प्रोबेबिलिटी थी कि 3 टारगेट 3 लोग पूरा कर लेंगे, 3 ऑप्शन वेस्ट कर जाएंगी, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय यहां पे था 2/5, तो यहां पे कैलकुलेशन का आंसर आ रहा है। कितना आंसर आ रहा है यहां पे, 6 आ रहा है आंसर, प्रोबेबली 6 है, 36 ही है, ये आंसर आ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, वैसे इक्विटी ऑप्शन, क्यूमुलेटिव इक्विटी ऑप्शन अगर बढ़ रहा है तो आप एक्सपेंस टू इक्विटी करते हैं। अब तो क्यूमुलेटिव इक्विटी ऑप्शन कम हो रहा है तो अब आपको इनकम बुक करनी पड़ेगी। यहां पे इस साल जीरो पे आ रहे हैं, इक्विटी ऑप्शन कम हो रही है, इनकम। तो एक ऐसी कंडीशन है जो इनकम भी बुक करा सकती है, एक्सपेंस भी बुक करा सकती है। प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट में एडजस्ट होती हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ आई है, बताएं जरा। सो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट जिस वजह से चेंज होंगी वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशंस हैं, वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशंस हैं। तो आंसर है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस कंडीशंस हैं और नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन है। सर तो मार्केट रिलेटेड कंडीशंस क्या क्या करना है सर, मार्केट रिलेटेड कंडीशंस क्या क्या करना है सर, मार्केट रिलेटेड कंडीशंस एंड ये वाली नॉन वेस्टिंग कंडीशंस, इनका ट्रीटमेंट सेम है। नॉन वेस्टिंग कंडीशंस और मार्केट रिलेटेड कंडीशंस दोनों का ट्रीटमेंट सेम है। सर क्या ट्रीटमेंट सेम है, इसके लिए दोबारा आपको कॉपी करना पड़ेगा सेम फॉर्मूला। सर आप पढ़ रहे हैं शेयर ऑप्शन प्लान चल रहे हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस जो आपने इंप्लॉइज के ऊपर लगाई हुई हैं। सर क्या करना है सर, ये पढ़ रहे हैं आप, फॉर्मूला मैंने दोबारा कॉपी कर लिया। अब ये जो फॉर्मूला आ रहा है आपको, इसका फर्स्ट वेरिएबल है नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, और दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा जो वेरिएबल है दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड ग्रांटेड। सर ये जो मार्केट रिलेटेड कंडीशंस है जिसका ताल्लुक मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से है, ये ऑलरेडी इधर एडजस्ट हो चुकी हैं। जरा और करें, मैं क्या बोल रहा हूं, ऑलरेडी अकाउंटेड फॉर है यहां पे। इसका मतलब है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पहले ही कम ज्यादा कर दी गई है, पहले ही कम कर दी गई है ड्यू टू मार्केट रिलेटेड कंडीशन। अगर मार्केट कंडीशन के चांसेस थे पूरे होने के तो ये फेयर वैल्यू ज्यादा थी, थोड़े चांसेस कम हुए ये फेयर वैल्यू और कम होगी। बिल्कुल चांसेस 0% चांसेस होना तो ये फेयर वैल्यू जीरो आ जाएगी, लेकिन चांसेस बढ़ते जाएंगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसका मतलब है ऑलरेडी अकाउंट फॉर हो चुका है इसे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एंड ग्रांट डेट में। एज अकाउंटेंट ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आप नहीं निकाल के दे रहे होते, खुद नहीं निकाल रहे होते, ये आपको वैल्यू मिल रही होती है फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। तो ये आप लोग एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऑप्शन की वैल्यूएशन पढ़ेंगे भी।
लेकिन ये जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है आपने कैलकुलेट नहीं करनी। एज ए एसबीआर स्टूडेंट आपने कहना है जी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांड डेट में ऑलरेडी एडजस्टेड है, सो आई एम गोइंग टू इग्नोर इट। क्योंकि अगर मैंने इनको इधर एडजस्ट करा लिया तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है मैंने डबल काउंटिंग कर ली है। ये ऑलरेडी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांड डेट में भी एडजस्ट हुआ है, और नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट में अगर मैंने एडजस्ट कर लिया तो गलती हो जाएगी, डबल काउंटिंग हो जाएगी। सो इग्नोर इन नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। सर वो कंडीशंस पूरी कर रहे हैं एम्प्लॉय, नहीं कर रहे, आपने इन कंडीशंस को नहीं देखना। ये ऑलरेडी किधर एडजस्टेड है, ये ऑलरेडी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एक्सपेक्टेड डेट में एडजस्टेड है। सर अगर एडजस्ट नहीं करना तो फिर हमने क्या करना है, इग्नोर करना। टारगेट पूरा हो रहा नहीं हो रहा, आपने रेलेवेंट रहना, आपने कहना यार ये कंडीशन देखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन चलती रहेंगी। किन बेसिस पे, मार्केट रिलेटेड, नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन और सर्विस कंडीशंस की बेसिस पे आप ये कैलकुलेट करते रहेंगे। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन में ऑलरेडी जो चल रही है वही चल रही है, इनटू टाइम रेशियो चलती रहेंगी। इसका मतलब है ये मार्केट रिलेटेड कंडीशन आपके एक्सपेंस को कम ज्यादा नहीं करेगा ड्यूरिंग फुल वेस्टिंग पीरियड। जो हो गया है वो हो गया, ये तो फिक्स हो गया पहले दिन ही। सर फिर हमें कैसे पता चलेगा, पहले तो ये बात आपको इसी तरह एक्सप्लेन करनी आनी चाहिए कि ऑलरेडी एडजस्टेड है, सो टू अवॉइड डबल काउंटिंग वी आर गोइंग टू इग्नोर इन कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट। अब आपको पता क्या होना चाहिए, अगर वो आपको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस दो दे, अब ये बात पता होनी चाहिए, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एडजस्टेड फॉर मार्केट कंडीशन, एडजस्टेड फॉर मार्केट कंडीशंस। इसी तरह नॉन वेस्टिंग कंडीशंस के साथ भी अगर वो कहे यार ये 5 है, सेम बात दोबारा करे लेकिन क्या बोले कि ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन भी गिवन है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन नॉट एडजस्टेड फॉर मार्केट कंडीशन, नॉट एडजस्टेड फॉर मार्केट कंडीशन, और वो भी फेयर वैल्यू दे दे आप लोगों को, नॉट एडजस्टेड फॉर। अब मुझे बताएं आप कौन सी फेयर वैल्यू लेंगे। आप सिर्फ इतना बता दें कि अगर ये 6 है और वो 5 है, आपकी कैलकुलेशन में कौन सी फेयर वैल्यू होनी चाहिए, आप ये बता दें, मुझे बताएं कौन सी होनी चाहिए। एग्जैक्टली exactly, सही सोच रहे हो। हमें जो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन यूज करनी चाहिए वो मार्केट रिलेटेड कंडीशंस के साथ एडजस्टेड वाली यूज करनी चाहिए। तो मेरे लिए सिर्फ ये बात रेलेवेंट है कि मुझे ये वाली बात पता है, ये वाली बात कि मुझे ये फेयर वैल्यू यूज करनी है। तो इस तरह का कोई इशू आ सकता है, अदरवाइज सीधी सीधी एक्सप्लेनेशन मांगता है, आपको पता है एसबीआर में मांगता तो एक्सप्लेनेशन ही है। डन। सो दिस इज हाउ यू नीड टू डील दीज कंडीशंस। अब और ज्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। गाइस क्या लग रहा है, 6 यूज करेंगे? आंसर है नहीं सर, 6 तो इग्नोर करनी है। हमें वो फेयर वैल्यू चाहिए जिसमें मार्केट रिलेटेड कंडीशंस ऑलरेडी एडजस्टेड हो, तो ये इग्नोर करनी है, यूज करनी है ये वाली फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो यहां पे कैलकुलेशन में 5 आएगी। सो दिस इज हाउ मार्केट रिलेटेड कंडीशंस विल बी काउंटेड फॉर। एक और एग्जांपल से समझाता हूं जरा, ताकि क्लैरिटी आए कि किस तरह इग्नोर किस तरह करना। अब जी एग्जांपल ले लें। सर आपने 5 इंप्लॉइज के साथ कैलकुलेशन शुरू की, ये 5 के 5 सीईओज हैं आपकी मेजर सब्सिडरीज के, 5 आपकी सब्सिडरीज हैं, इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रही हैं, और आपने पांचों को कहा कि हम अपनी कंपनी के शेयर्स देंगे अगर 3 साल पूरे करो, और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, और मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर को 20% से बढ़ा लो, या मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर का टारगेट कहा कि इतने पे पहुंच जाए। सपोज करो जी मार्केट वैल्यू शेयर $50 पे लेके जाओ, हर बंदा लेके जाए, या 20% का इंक्रीज आए इन 3 सालों में शेयर होल्डर शेयर प्राइस में मार्केट वैल्यू शेयर इतने से बढ़े। ये आपने 5 सीईओ को बोल दिया। अब एवरी सीईओ हैज 1000 शेयर ऑप्शन, आपने एक बंदे को 1000 शेयर देने हैं, तो इसका मतलब है एक शेयर के बदले एक ऑप्शन, 1000 शेयर ऑप्शन फॉर ईच सीईओ है, ईच सीईओ हैज लेंज। ये इंफॉर्मेशन है यार बच्चों। अब कैलकुलेशन करने लगते हैं। मुझे ये लग रहा है गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट सुनने वाली बात है, दो कंडीशंस हैं, 3 साल पूरे करने हैं और 3 साल में 20% शेयर की प्राइस भी बढ़नी चाहिए। मुझे लग रहा है पांचों के पांचों सीईओज, वर्ड पे गौर करो, मुझे लग रहा है 5 सीईओज विल
वर्क फॉर अनदर 3 years, 3 साल पूरे करेंगे, ये कोई छोड़ के नहीं जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि वन सीईओ वुड नॉट बी एबल टू इंक्रीज द शेयर प्राइस बाय 20%। इसका मतलब है, मुझे लग रहा है कि मार्केट कंडीशन कितने लोग पूरी करेंगे, मुझे लग रहा है कि मार्केट कंडीशन पूरी कर पाएंगे, एक्सपेक्टेड है कि 4 लोग पूरी करेंगे, एक्सपेक्टेड है कि 4 लोग पूरी करेंगे, और वन लग रहा है कि नॉट एक्सपेक्टेड टू मेट दिस कंडीशन। ये नॉट एक्सपेक्टेड टू मीट दिस कंडीशन है गाइस, नॉट एक्सपेक्टेड कि ये टारगेट पूरा करेगा। आप मुझे बताएं, कैलकुलेशन कितने लोगों के साथ होनी चाहिए, बताएं जी। सर्विस कंडीशन जो है वो 5 के 5 एम्प्लॉइज एक्सपेक्टेड है पूरी कर लेंगे, जो 3 साल की कंडीशन है काम करने की, और 3 साल में 20% शेयर की प्राइस भी बढ़नी चाहिए। तो मुझे बताएं कितने लोगों के साथ कैलकुलेशन होंगी, 5 एम्प्लॉइज या सीईओ लग रहा है कंडीशन पूरी करेंगे। आप बताएं कितने लोगों के साथ कैलकुलेशन होंगी। वेरी इंटरेस्टिंग। मार्केट कंडीशन मुझे लग रहा है कि 4 लोग पूरी करेंगे और वन पूरी नहीं करेगा। अगर मैंने कैलकुलेशन आज 4 लोगों के साथ की, इंटू 1000 किया, तो मुझे बताएं मैंने किन लोगों की ऑप्शंस ली हैं। उन लोगों की ऑप्शंस ली है ना जो कि मुझे लग रहा है मार्केट कंडीशन पूरी करेंगे, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने 4 लेके मार्केट कंडीशंस को नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट में एडजस्ट करा दिया, आपने मार्केट कंडीशन की वजह से नंबर ऑफ ऑप्शंस कम कर दिए। हालांकि ये तो ऑलरेडी काउंटेड फॉर है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांड डेट में, आपने तो उन्हें इग्नोर करना था। इसका मतलब है कि इररिस्पेक्टिव कि कंडीशन पूरी हो रही है नहीं हो रही, और भाई इन्हें इग्नोर करो, देखो ही ना कि ये कंडीशन पूरी हो रही है नहीं हो रही। तो यहां पे जो कैलकुलेशन है 5 लोगों के साथ होंगी, क्योंकि 5 लोग पूरी करेंगे सर्विस, इंटू 1000, इंटू ये 5000 ऑप्शंस आ गई, इंटू इस फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो गिवन होगी क्वेश्चन में, उसमें ये चीज ऑलरेडी एडजस्टेड है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांड डेट में ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, तो अगर ऑलरेडी एडजस्टेड है तो इग्नोर। तो भाईजान ये सही कैलकुलेशन है, इस बात को अंडरस्टैंड करें। सर तो शेयर्स तो नहीं देंगे, शेयर्स नहीं देंगे, मुझे भी पता है आपको भी पता है, अगर वो टारगेट पूरा नहीं करेंगे। ये बात का मसला है, अभी का मसला ये है कि आप डबल काउंट कर लेंगे। एक तो फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन आपने इस वजह से कम की होगी कि कुछ लोग छोड़ेंगे, और दूसरा आप जो मार्केट रिलेटेड कंडीशन पूरी नहीं करेंगे, और दूसरा आप इधर से भी लेस कर रहे हैं, तो 4000 गलत हो जाएगा, 5000 इग्नोर, इग्नोर वाइल कैलकुलेटिंग दिस, प्लीज अंडरस्टैंड करें। सो गाइस आगे थोड़ा बढ़ाते हैं, अगले साल पे चले जाते हैं। नेक्स्ट ईयर में मुझे लग रहा है कि 5 के 5 लोग कंडीशन पूरी कर देंगे, यानी शेयर की प्राइस में जो तीसरा 5वां बंदा था उसकी शेयर प्राइस भी बहुत बढ़ गई है, और लग रहा है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो मार्केट रिलेटेड कंडीशन पूरी नहीं कर पाएगा। 5 5। लेकिन एक एम्प्लॉई हैज लेफ्ट, या मुझे लग रहा है कि वन एम्प्लॉई विल लीव, या छोड़ चुका है या छोड़ जाएगा। वन एम्प्लॉई विल लीव इन नेक्स्ट ईयर, अब मुझे ये लग रहा है विल लीव इन नेक्स्ट ईयर। अब मुझे बताएं कि कितने लोगों के साथ कैलकुलेशन होनी चाहिए इस साल, विल लीव इन नेक्स्ट ईयर। तो आंसर है सर, ऊपर वाली कंडीशन को तो सर हमने देखना ही नहीं है। ऊपर वाली कंडीशन मार्केट में पूरी हो रही है नहीं हो रही, हम अज्यूम करेंगे पूरी हो जाएगी, मतलब ये है। इसका मतलब है अब क्योंकि एक बंदा छोड़ जाएगा, सर्विस कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, तो हम कहेंगे कि भाईजान कैलकुलेशन करो कितने लोगों के साथ, 4 लोगों के साथ। तो यहां पे जो कैलकुलेशन होनी है वो 4 लोगों के साथ होनी है, क्योंकि सर्विस कंडीशन पूरी नहीं हो रही। आई होप आप लोगों को समझ आ गई है कि फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन में कौन सी चीजें एडजस्ट करनी है। सो ये होता है ट्रीटमेंट, और इसको एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने, आपको बात समझ आ जानी चाहिए। सो गाइस अब नोट्स आप लोगों के साथ हम लोगों ने शेयर कर दिए। इन नोट्स में जो लिखा हुआ है इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, यहां पे भी थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है स्टूडेंट्स को। मार्केट कंडीशंस को जरा और करें, वो क्या कह रहे हैं। मार्केट कंडीशंस को वो कह रहे हैं कि मार्केट कंडीशन इज अ मेजरमेंट एट्रीब्यूट। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, मेजरमेंट एट्रीब्यूट। ये मेजरमेंट एट्रीब्यूट पे फोकस करना है आपने। नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन इज अ रिकग्निशन एट्रीब्यूट। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सर ये क्या है, सर आपने नोट्स में ये क्यों लिखा है।
अभी तो समझाया है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांड डेट एक मॉनिटरी वैल्यू है। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांड डेट एक मॉनिटरी वैल्यू है। अगर आपने इस चीज में एडजस्ट कराया है तो आपने मेजर करते वक्त इसको काउंट फॉर किया है। इसको कहते हैं मेजरमेंट में एट्रीब्यूशन होगी इसकी, यानी मेजर करते वक्त इसको एडजस्ट किया जाएगा। रिकग्निशन एट्रीब्यूट क्या है सर? उन लोगों की ऑप्शंस लेनी है जो ये कंडीशंस पूरी करेंगे, बाकी ऑप्शंस ही नहीं लेनी, यानी कि रिकॉर्ड ही नहीं करनी। तो ये नंबर ऑफ ऑप्शंस मैं अगर 4 लोगों की लूंगा तो 5 में से जो भी एग्जांपल कर रहे थे तो एक छोड़ दिया ना मैंने। इसका मतलब है उस बंदे की कैलकुलेशंस की एंट्री बननी नहीं है। यानी नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सपेक्टेड टू वेस्ट को रिड्यूस करने का मतलब है आपने कहा भाई मैं तो इसको रिकॉर्ड ही नहीं करूंगा पहले दिन, वैल्यू क्या की क्या बात है। इसको कहते हैं रिकग्निशन एट्रीब्यूट। जितने लोग मुझे लग रहा है कि नॉन मार्केट रिलेटेड कंडीशन या सर्विस कंडीशन सेम ट्रीटमेंट है पूरा नहीं करेंगे, भाईजान मैं उन्हें कैलकुलेशन से निकाल दूंगा कि निकलो तुम लोग, रिकग्नाइज ही नहीं करूंगा। लेकिन जो मार्केट रिलेटेड कंडीशंस हैं वो पूरी हो रही हैं नहीं हो रही, इस चीज को फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांड डेट में एडजस्ट कराया जाएगा, नंबर ऑफ ऑप्शंस में एडजस्ट नहीं कराया जाएगा। सेम वही स्टोरी है जो आप लोगों को अभी बताई गई। अब ये देखें इधर, क्या ये कंडीशंस फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन में एडजस्ट होंगी? नो, यहां पे नो लिखा हुआ है। इट विल नॉट बी एडजस्टेड इन फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांड डेट में। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन के लिए वो ये नहीं देखेंगे ये कंडीशन पूरी होनी है नहीं होनी, लेकिन यहां पे कंडीशंस इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन मेजरिंग फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट ग्रांड डेट। तो ये था कंडीशंस का ट्रीटमेंट।